अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 17 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। आसाम की बारपेटा से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान अब्दुल खालिक ने कहा कि मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में रुकन पार्लिमान ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से ऑल इंडिया मुस्लिम परसला बोर्ड के एक वफ्द ने मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तबादले ख्याल किया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बोर्ड के अराकीन को क्या यकीन दहानी मिली, तफसीलात में ज़रूर देखिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने सरकारी दौरे का इख्तिताम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा मुकम्मल कर लिया। आज की दूरबीन में हम जानेंगे कि अरबों डॉलर की तिजारत समेत वो अमामिल जिसके बायस भारतीय वज़ीर आज़म बार बार मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के एरेंडोल गांव की जामे मस्जिद के ताल्लुक़ से पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया है कि यह मस्जिद हिंदू मजहबी ढांचा को मुनज़्ज़म करके तामीर की गई थी। 1 सदी पुरानी इस मस्जिद को ज़िला कलेक्टर के हुक्म के बाद आर्जी तौर पर सील कर दिया गया है। पूरा मामला दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मुलाकातों का मरहला शुरू हो गया है। इतवार को अजीत पवार अपने हामी अरकान असेंबली के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे। मिलने की वजह तफसीलात में ज़रूर देखिए। एक 13 साला भारतीय गेमर के मुताबिक वो आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन गेमिंग से मुतारफ़ हुई और उनकी तरह करोड़ों ख़वातीन वीडियो गेम्स ऑनलाइन हरासानी का शिकार हुई। ये सब कैसे हुआ, तफसीलात में जानिए कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पास क्लस्टर बमों का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और ये कि मास्को को इस बात का हक़ हासिल है कि अगर वो यूक्रेन में रूसी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस तरह के असलहे को इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी उसे इस्तेमाल करे। और आज की दूरबीन में जानिएगा एक ऐसे मुल्क के बारे में जो आलमी रिकॉर्ड बनाने के बुखार में इस तरह मुब्तला हुआ कि उसके सामने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी हाथ जोड़ लिए। एक बरस कबल जिस मैदान पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को घुटने की इंजरी का सामना करना पड़ा था, गुज़िश्ता रोज़ उसी मैदान पर उन्होंने अपनी 100वीं विकेट हासिल करने के साथ साथ मैच के पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को गाल टेस्ट के पहले दिन बेहतरीन आगाज़ फराहम किया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। आसाम की बारपेटा से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान अब्दुल खालिक ने कहा कि मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में मुमकिन नहीं है। यूएनआई के साथ बातचीत में खालिक ने कहा कि हिंदुस्तान में सकाफ़तों, मुख्तलिफ क़बाइल और मज़ाहिब का तनव्वुर है, इसलिए यहाँ यूसीसी मुमकिन नहीं है। इसके तौर तरीक़े क्या हैं, इसके लिए पहले आपको मुसव्वदा शाये करना होगा, फिर इस पर कुछ बातचीत हो सकती है। फिर भी अगर आप यानी हुकूमत यूसीसी लाना चाहते हैं तो ये सब के लिए नाफिज होना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए, वरना ये बेमानी साबित होगा। मणिपुर की सूरत हाल पर खालिक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें तनाज़ुर से मुतासरा शुमाल मशरिक़ी रियासत का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हर मामले पर ट्वीट करते हैं, पर अभी तक उन्होंने रियासत के लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील नहीं की। उन्हें मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्होंने रियासत के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को मणिपुर में हालात पर काबू पाने में उनकी मुबैना नाकामी पर बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सिंह की क़यादत वाली हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और इसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी दरख्वास्त की कि उन्हें सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक ऑल पार्टी वफ्द मणिपुर भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर से अपील करते हैं कि वो सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग मणिपुर भेजें। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मणिपुर की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा करेगी और चाहती है कि वज़ीर आज़म इस मामले पर पार्लियामान और मुल्क को एतमाद मिलें। रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से गुज़िश्ता दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम परसला बोर्ड के एक वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द की मुलाकात का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से मुसलमानों के मौक़िफ़ को वाकिफ़ कराना था।
वफ्द में हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर समेत कई आलिम दीन शामिल थे। एमएलसी खालिद अनवर ने बताया कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से आज उनकी रिहाइशगाह पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नुमाइंदों ने मुलाकात की और बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतहाई संजीदगी से वफ्द की बातों को सुना और यकीन दिलाते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों के अकायद का एहतराम करते हैं। हम और हमारी पार्टी इसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ के हक़ में नहीं है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। इस दौरान वफ्द ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों की तारीफ़ की और उनकी सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती के लिए दुआ भी की गई। वाज़ेह हो कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शहरियत तरमीमी एक्ट की हिमायत पार्लियामान के दोनों ऐवानों में किया था, जिसके बाद जब बिहार में भी सीएए की पुरजोर मुखालिफत होनी शुरू हो गई थी। इस दौरान जिला गया कि उलमा इकराम के एक वफ्द के अलावा इमारत शरिया के साबिक़ अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में एक दूसरे वफ्द ने जब वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपनी मुखालिफत दर्ज कराया था तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि असल में वो अपनी आंखों का ऑपरेशन कराए हुए थे, इसलिए उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस को पढ़ा नहीं था। पार्टी के रहनुमाओं ने शहरियत तरमीमी एक्ट के ताल्लुक से तफसीली मालूमात फराहम नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तफसील मालूम नहीं थी। अगर वो तफसील जानते तो हिमायत नहीं करते। इस बार ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत कर दे। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पहले ही वज़ीर आला से मुलाकात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जानकारी दी और उनके मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की है, जिस पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी और अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। हालांकि देखना होगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामान में पेश होता है तो जेडीयू किस तरह अपनी मुखालिफत दर्ज कराती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने सरकारी दौरे का इख्तिताम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके दौरे की झलकियाँ हैं। वीडियो में उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली अहम तकरीबात में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा कि भारत और यूएई आलमी भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। 15 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक नतीजा खेज़ दौरे का इख्तिताम हुआ। दुनिया के ममालिक में अपने सैयारे को बेहतर बनाने के मकसद से बहुत से मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं। वो पुरतपाक मेहमान नवाजी के लिए इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी के नई दिल्ली रवाना होने से पहले खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ये दौरा मुख्तसर लेकिन बहुत अहम है, जो भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शराकतदारी में एक संग मील है। मोदी के यूएई दौरे के बारे में जानकारी देते हुए क्वात्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ वसी बातचीत की। उन्होंने इस दौरे को स्ट्रैटेजिक अहमियत दी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान दोस्ती और एतमाद के गहरे बंधन की अक्कासी करता है। क्वात्रा ने कहा कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता साल जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दोनों ममालिक के दरमियान इस अहम तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार ये दौरा इस स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के एक और सुतून को कुछ अहम तरीक़ों से इकट्ठा करता है। खारजा सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा भारत के लिए मुमकिना तौर पर नई राहें खोलेगा। मोदी हफ्ता को यूएई पहुंचे और हवाई अड्डे पर अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद ने उनका इस्तकबाल किया। अबूधाबी हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद पर उनका रस्मी इस्तकबाल भी किया गया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। इसके अलावा COP28 के नामजद सदर सुल्तान बिन अहमद अल जाबिर ने भी मोदी से मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने COP28 की सदारत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को भारत की हिमायत का भी यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मुत्तहिदा अरब अमारात में शानदार इस्तकबाल किया गया, जहाँ मशहूर बुर्ज खलीफा को भारतीय परचम की रंगों से रोशन किया गया। जुमा को बुर्ज में लाइट एंड साउंड शो के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खलीजी मुल्क में सरकारी दौरे पर आमद के लिए स्टेज तरतीब देते हुए फलकपोश इमारत ने उनकी तस्वीर भी आवेज़ा की, जिस पर लिखा गया, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आपका इस्तकबाल है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल कर लिया। सनीचर के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से बातचीत के बाद उन्होंने भारतीय रुपये और मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी
दिरहम की तजारत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि दो तरफा तजारत जल्द ही 85 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान अपनी अपनी करेंसी में तजारत के ऐलान को भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की ताल्लुकात में एक नया संग-ए-मील करार दिया जा रहा है। सन 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का ये मुत्तहिदा अरब अमारात का 5वां दौरा है। पिछले कुछ सालों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी आई है। गुज़िश्ता साल जब नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रोटोकॉल को तोड़कर खुद अबू धाबी हवाई अड्डे पर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े नजर आए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन सिविल एजाज ऑर्डर ऑफ जायद से नवाज रखा है। नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 9 सालों से भारत के वज़ीर आज़म हैं। अपने दौरे हुकूमत में अब तक उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी है। सन 2014 में जब मोदी वज़ीर आज़म बने तो सन 2002 के गुजरात फसादात के बाद खलीजी ममालिक में उनके हवाले से तासुर का असर भारत के साथ उनके ताल्लुकात पर भी पड़ता नजर आया। ताहम इसके बरअक्स उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कदम उठाकर अक्सर माहिरीन को हैरान कर दिया है। अपने 9 साल दौरे इख्तिदार में उन्होंने खलीज के इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया है। जहाँ तक मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक है तो मोदी ने अपना पहला दौरा अगस्त 2015 में किया था, जबकि दूसरा फरवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में। उन्होंने चौथा दौरा जून 2022 में किया, जबकि मौजूदा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का उनका 5वां दौरा है। जब मोदी ने अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा किया तो ये 34 सालों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का वहां का पहला दौरा था। मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने सन 1981 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। मोदी की खारजा पॉलिसी में यूएई पर जो तवज्जो दी जा रही है इसकी झलक 2017 में यौम जमहूरिया के मौके पर देखने को मिली। उस वक्त मोदी हुकूमत ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। उस वक्त मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी के वली-ए-अहद थे। रिवायत के मुताबिक भारत यौम जमहूरिया पर किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर को मेहमान खुसूसी बनाता है, लेकिन नहयान 2017 की यौम जमहूरिया के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आए थे। गुज़िश्ता माली साल 2022 से 23 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को खाम तेल फराहम करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क था। भारत की तेल की दरामदात में इसका 10% हिस्सा था। ताहम भारत ने अब यूएई से तेल के अलावा कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में सीईपीए का जायजा भी मोदी और मोहम्मद बिन जायद के एजेंडे में शामिल था। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भारत के तजारती ताल्लुकात जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो बहुत से तज्जियाकारों के लिए हैरानकुन है। महाराष्ट्र के जलगांव के एरंडोल गांव की जामा मस्जिद के ताल्लुक से पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया है कि ये मस्जिद हिंदू मजहबी ढांचा को मुनज़्ज़िम करके तामीर की गई थी। 1 सदी पुरानी इस मस्जिद को जिला कलेक्टर के हुक्म के बाद आर्जी तौर पर सील कर दिया गया है। एरंडोल जामा मस्जिद की देखभाल के लिए जिम्मेदार मस्जिद कमेटी ट्रस्ट ने जिला इंतजामिया के हुक्म को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक वफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की है। अदालत ने इस मामले को समाअत के लिए 18 जुलाई दी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिला में एरंडोल जामा मस्जिद के कलेक्टर ने दोनों फरीक के दरमियान मामले की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है और मस्जिद को बंद करने का हुक्म दिया है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मफाद आम्मा की एक दरखास्त दायर की है, जिसके वकील एडवोकेट एस काजी ने बात करते हुए बताया कि जलगांव कलेक्टर अमन मित्तल ने 11 जुलाई को दफा 144 और दफा 145 के तहत एक हुक्म जारी किया है। वकील ने कहा कि एरंडोल जामा मस्जिद की रजिस्ट्रेशन 1953 में की है और इसका साबका रिकॉर्ड 1860 का है, जिसमें बताया गया है कि ये जामा मस्जिद है और इसके पास और भी कई ज़मीनें हैं। ये मस्जिद जो महकमे आसार कदीमा में भी रजिस्टर्ड है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दी है। एडवोकेट एस काजी का कहना है कि 1927 में भी खानदेश के कलेक्टर और मुस्लिम बेंच कमेटी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और उस वक्त भी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी और इस मुआहदे के तहत लोग एरंडोल की जामा मस्जिद भी जाते थे। दावा किया जाता है कि ढांचे में कुछ मंदिर नुमा निशानात हैं, जिससे साबित होता है कि हिंदू मजहबी मकाम पर कब्जा करके उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है और लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चल रहा है और 18 जुलाई को हाईकोर्ट में मजीद समाअत होगी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मुलाकातों का मरहला शुरू हो गया है। इतवार को अजीत पवार अपने हामी रुकने असेंबली के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे। अजीत पवार के चचा शरद पवार के साथ की मुलाकात असेंबली इजलास के आगाज से पहले अहम समझी जा रही है। इतवार को महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और अजीत पवार धड़े के रहनुमा प्रफुल्ल पटेल अपने अरकान असेंबली के साथ एनसीपी के सदर शरद पवार से मिलने मुंबई के
वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। अजीत पवार धड़े के रहनुमा हसन मुशर्रफ और दिलीप वालसे पाटिल भी उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि शरद पवार के साथ एनसीपी रहनुमा जयंत पाटिल और जितेंद्र ओहात पहले ही मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रहनुमा जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें सुप्रिया सोले का फोन आया। उन्होंने उनसे जल्द ही वाईबी चौहान मरकज पहुंचने को कहा। उन्हें नहीं मालूम कि अजीत पवार और दीगर अरकान असेंबली यहां क्यों आए हैं। मीटिंग के बाद अजीत पवार ग्रुप के रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने कहा, आज वो सब शरद पवार जी से मिलने आए थे। उन्होंने उनके पैरों को पकड़कर उनसे दुआएं मांगी। हम उन्हें बताए बगैर यहाँ पहुंच गए थे। हमने उन्हें अपनी ख्वाहिश बता दी है। हम कल से असेंबली में हुकूमत के साथ महाराष्ट्र के लिए काम शुरू करने जा रहे हैं। हमने उनसे दरखास्त की कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार ने हमारी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का मानसून इजलास पीर से शुरू होने वाला है। कबल अजी जुमा को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर से वजीर आला एकनाथ शिंदे की हिमायत करने वाले शिवसेना अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई के बारे में 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया। शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अजीत पवार की हिमायत करने वाले एनसीपी के 12 अरकान असेंबली को वजह बताओ नोटिस दिया है। नोटिस में 5 जुलाई को शरद पवार की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में मेंबरान असेंबली से गैर हाजिरी के बारे में जवाब तलब किया गया। यह अरकान असेंबली शरद पवार के बजाय अजीत पवार के ज़ेर एहतमाम मीटिंग में मौजूद थे। शरद पवार धड़े के जराये के मुताबिक इन 12 अरकान असेंबली की पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के ताल्लुक से स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी एक खत भेजा जाएगा। एक 13 साल भारतीय गेमर के मुताबिक कि वो कोविड-19 के वबाई मर्ज के दौरान ऑनलाइन गेमिंग से मुतारफ हुई थी। इस तालिबा का कहना है कि हर एक को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी और इससे वो अपने फोन्स के करीब आ गए, जिसका मतलब ज्यादा सोशल मीडिया और गेमिंग था। तालिबा का कहना था कि उनके साथ भी यही हुआ। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हालिया वर्षों में उरूज पर है। गेमिंग पर मरकूज वेंचर कैपिटलिस्ट विंड लोमिकाई और अमेजॉन वेब सीरीज की तरफ से जारी की गई स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में इस वक्त 507 मिलियन गेमर्स हैं और मुल्क की बड़ी नौजवान आबादी को देखते हुए डिजिटल गेमिंग में आने वाले भारतीयों की तादाद में सालाना 12% इजाफा हो रहा है। मुल्क के 1.4 अरब अफराद में से तकरीबन 27.3% की उम्रें 15 से 29 साल के दरमियान हैं। तहकीक में कहा गया है कि भारत में तकरीबन 43% गेमर्स खवातीन हैं। ये खवातीन और लड़कियां हर हफ्ते औसतन 11.2 घंटे जबकि मर्द 10.2 घंटे गेम खेलने में गुजारते हैं। स्मार्टफोन्स इंटरनेट तक सस्ती और वसी रसाई मोबाइल गेम्स को भारतीय आवाम के करीब लाई है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरियों ने गुज़श्ता साल किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों के मुकाबले में मोबाइल गेम्स तक ज्यादा रसाई हासिल की। इस दौरान मजमूई तौर पर मुख्तलिफ गेम्स को 15 बिलियन मरतबा डाउनलोड किया गया। भारत के सबसे मशहूर ऑनलाइन गेमर्स में से एक और शाउट कास्ट्रिया मुख्तलिफ गेमिंग टूर्नामेंट्स के एंकर जेरा गोंसाल्वेस ने DW को बताया कि सारिफीन की तादाद उरूज पर पहुंच गई है। लोगों को मालूम हो गया कि वो ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं और घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री ने 2022 में $1.5 बिलियन की कमाई की और 2025 ईस्वी तक इसका हजम $5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। खुशवेंद्र सिंह ने स्कूल में गेमिंग शुरू की और वो 16 साल से ज्यादा अरसे से एक फाल खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी वालदा को बहुत ज्यादा घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ा और उन्होंने बचपन में गेमिंग के जरिए डिप्रेशन का मुकाबला किया। उनके लिए ये हमेशा से थेरेपी की तरह रही है, लेकिन बहुत सी खवातीन गेमर्स को ऑनलाइन बदसलूकी और धमकियों का सामना करना पड़ता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पास क्लस्टर बमों का काफी जखीरा मौजूद है और ये कि मास्को को इस बात का हक हासिल है कि अगर यूक्रेन में रूसी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के असलहे को इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी उसे इस्तेमाल करे। जाहिर है अगर ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो हमें जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात रूस के सरकारी टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में कही, जो गुज़िश्ता रोज इतवार यानी 16 जुलाई को नशर किया गया है। रूसी सदर का ताहम कहना था कि रूस ने बाज़ औक़ात असलहे की कमी के बावजूद अभी तक इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया। ताहम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच और यूक्रेनी फोर्सेस ने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं कि रूस ने मैदान जंग में उस हथियार को इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फराहमी शुरू कर दी है। इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ात की इजहार किया जा रहा है, क्योंकि न फटने वाले छोटे बम तवील अरसे तक सिविलियंस के लिए एक बड़ा खतरा बने रहते हैं। ये मुतनाज़ हथियार सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे धमाका खेज बम फैला सकते हैं, जिनमें से अक्सर फटे बिना ही जमीन पर मौजूद रह जाते हैं। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर 2008 ईस्वी के ओस्लो कन्वेंशन के तहत पाबंदी आयद की गई थी, जिस पर 100 से ज़ायद ममालिक दस्तखत कर
चुके हैं। ताहम रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों ने ही अभी तक इस मुआहदे की तौसीक नहीं की। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को क्लस्टर बम फराहम करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का मौक़िफ़ था कि क्लस्टर बमों की फराहमी का फैसला बहुत मुश्किल था, मगर साथ ही उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि असलहे के ख़त्म होते हुए स्टॉक को भरने के लिए ये फैसला किया गया। जब तक आप आज की दूरबीन देखकर फारिग होंगे, मुमकिन है कि अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क नाइजीरिया में कोई और अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका हो या उसकी कोशिश की गई हो। आजकल नाइजीरिया में आवाम पर नित नए और अनोखे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जुनून सवार है और वहाँ इतनी जल्दी और तेजी से नित नए और अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इसका हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया है। इसी मुश्किल का सामना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इदारे को भी है। नाइजीरिया में हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों का जायजा लें तो आप वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने लगातार 200 घंटों तक गाना गाया। आप जब ये मजमून पढ़ रहे हैं तो एक शख्स मुसलसल रोकर सबसे तवील तरीन दौरानिये तक रोने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है और वो मुसलसल 7 दिन तक रोकर ये एजाज अपने नाम करने का ख्वाहिशमंद है। एक और खातून ने सबसे ज्यादा घोंगे फ्राई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप ऐन इस लम्हे की निशानदेही कर सकते हैं जब मुल्क की 20 करोड़ आबादी में सबसे कुछ लोगों ने बज़ाहिर ये फैसला किया कि दुनिया के हर रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए और ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ दिलकश मकाम पर शेफ हिल्डा बाकी को सबसे ज्यादा देर के लिए मुसलसल खाना पकाने यानी सबसे ज्यादा घोंगे फ्राई करता देखने के लिए 4 दिन तक बारिश और अंधेरे को बर्दाश्त किया। उन्होंने 100 घंटों तक मुसलसल खाना पकाया था, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके खाना पकाने के कुल वक्त को 93 घंटे और 11 मिनट तस्लीम किया और ये वक्त भी आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत था। उस दिन के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब नाइजीरिया में किसी शख्स या जोड़े ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश न की हो। हत्ता कि आलमी रिकॉर्ड को दर्ज करने वाले इदारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी इन तमाम कोशिशों का हिसाब रखने और उन्हें परखने में दुश्वारी का सामना है। ये ट्वीट तंजीम ने उस वक्त की जब नाइजीरिया से किसी ने एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों का ख्याल पेश किया था। एक बरस कबल जिस मैदान पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को घुटने की इंजरी का सामना करना पड़ा था, आज वहीं उन्होंने अपनी 100वीं विकेट हासिल करने के साथ साथ मैच के पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को गाल टेस्ट के पहले दिन बेहतरीन आगाज फराहम किया है। अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने ओपनर मधुशंका को आउट करके अपनी 100वीं विकेट हासिल की और यूं वो पाकिस्तान के लिए 100 विकेटें हासिल करने वाले 19वें बॉलर बन गए। श्रीलंका के शहर गाल में होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जोड़ी शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए खाने के वक्फे से पहले का सेशन पाकिस्तान के नाम किया। दिन के इख्तिताम पर श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बनाए। उस वक्त धनंजय डिसिल्वा पिच पर मौजूद थे। धनंजय ने उम्दा इनिंग्स खेलते हुए 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 94 रन बनाए। उन्होंने आज सबसे ज्यादा स्कोर किया। धनंजय डिसिल्वा ने उम्दा इनिंग्स खेलते हुए 94 रन बनाए। खाने के वक्फे से पहले ही श्रीलंका के 4 विकेटें गिर चुकी थी और मेजबान टीम दबाव का शिकार हो चुकी थी। आउट होने वालों में कप्तान करुणा रत्ने भी शामिल थे जिन्होंने 29 रन बनाए। श्रीलंकन बल्लेबाजों निशान माधुशंका, देमित करुणारत्ने और कुशल मेंडिस तीनों शाहीन शाह आफरीदी का शिकार बने, जबकि नसीम शाह ने दिनेश चंदमील को आउट करके अपनी इकलौती विकेट हासिल की। ख्याल रहे कि ये दोनों टीमों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल की पहली सीरीज है। गुज़िश्ता साइकिल में पाकिस्तान की कारकर्दगी नाकिस रही थी और ज्यादातर सीरीज होम ग्राउंड पर होने के बावजूद भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने में नाकाम रहे थे। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अब्दुल अहद रहमानी, नूरुद्दीन रहमानी, मुश्ताक शेख, शाहिद रहमानी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।